अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम टैक्सेशन और लीगल पॉइंट्स पर वीडियो बनाते हैं और वो वीडियोस, तमाम जो वीडियोस हैं वो रिसर्च बेस्ड वीडियोस होती हैं और वो डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल खंगालने के बाद हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है या कुछ वीडियोस शॉर्ट होती हैं, मगर वो तमाम वीडियोस में शुरू से लेके आखिर तक जो है वो कोई ना कोई जो मवाद है वो आपके फ़ायदे के लिए मौजूद होता है। वो किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी जगह पर आपको फ़ायदा दे देता है। नाज़रीन, आज हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और आपको पता है कि मई का महीना चल रहा है और 30 जून के बाद आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। और उसके लिए इस दफ़ा पीआर ने बहुत अच्छा काम किया, वो ये कि 7 मई को ही, यानी कि मई के पहले हफ्ते में ही, जो हम बड़ी देर से ये बात कर रहे थे कि जो रिटर्न का ड्राफ्ट है वो कम से कम 2 महीने पहले जो है वो जारी कर देना चाहिए। इस दफा उन्होंने मई के पहले हफ्ते में ही जो है इनकम टैक्स का ड्राफ्ट जो रिटर्न है वो उन्होंने जारी कर दिया है और वो SRO 835/1/2026 के थ्रू उन्होंने जो है जारी किया है। उसके अंदर इस दफा नाजरीन बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, और इस दफा जो रिटर्न है वो बहुत डिटेल रिटर्न है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने खत्म की हैं और बहुत सारी चीजें उन्होंने नई ऐड की हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप जब रिटर्न खोलते हैं, हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, आपको बताते हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करनी है और उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां आई हैं और उसके अंदर क्या क्या ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान के साथ मद्देनजर रखते हुए, हर चीज़ को, अपनी इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए आपने वो जो है वो फाइल करनी है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न। इसके अंदर जो 2025 की रिटर्न आई है उसके अंदर 9 चीज़ें उन्होंने मजीद ऐड की हैं और 6 चीज़ें उन्होंने रिमूव। और ये मजमूई तौर पर जो रिटर्न है ये 147 या 148 पेजेस की रिटर्न है और उसमें से बहुत सारी चीज़ें हर बंदे के लिए रेलेवेंट नहीं होती, मगर मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो ये 147 या 148 पेजेस की रिटर्न है। इसके अंदर जो मेजर चेंजेस आई वो ये आई है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरीड पर्सन के लिए, कि सैलरीड पर्सन के लिए उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले तो ये होता था कि आप रिटर्न खोलते थे, अपने रेलेवेंट सैलरी की रिटर्न फाइल करनी है या अगर आपने AOP की करनी है या बिजनेस की करनी है तो उसके अंदर चले जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब कुछ शॉर्ट कर दिया इन्होंने। अब जब रिटर्न खोलेंगे तो उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताना होगा कि आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट, आप सैलरीड हैं, आप बिजनेस क्लास से ताल्लुक रखते हैं, आपकी AOP है या आप किस चीज की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, आप सिर्फ आपका जो है वो अगर प्रॉफिट आ रहा है किसी बैंक से उसकी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, या अब गर्जे के ये कि अब उसको उन्होंने सिर्फ ये कर दिया है कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा सिर्फ उससे रेलेवेंट आप रिटर्न फाइल करेंगे, या अगर आपका कोई एडिशनल है तो आप उतने जो है वो टिक करते जाएंगे, सिर्फ उतनी ही रिटर्न आपके पास ओपन होगी। सबसे पहले हम आते हैं सैलरी की तरफ। तो सैलरी में होता ये था कि लोग पहले क्या करते थे कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में जो भी सैलरी थी उनकी वो फाइल करते, वो उसके अंदर लिखते थे और उसके अंदर वो अपना टैक्स डिडक्ट करते थे, और जो उनके कोई अगर फर्ज किया कि कोई ज़कात डिडक्ट हुई है या कोई अगर फर्ज किया और चीज़ है वो करते थे तो रिटर्न सबमिट हो जाती थी और वो रिटर्न सबमिट होने के बाद ऑर्डर की शक्ल में तब्दील हो जाती थी और वो 120 में ऑर्डर आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाता था। मगर अब ऐसा नहीं है। अब होगा क्या, आपको अपनी सैलरी बतानी होगी, आपको अपने एम्प्लॉयर का NTN बताना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा और उसका विदहोल्डिंग का जो स्टेटमेंट्स हैं जो उनकी विदहोल्डिंग की हुई है आपकी सैलरी के अगेंस्ट, वो आपको विद एविडेंस बताना होगा। उसके अंदर एम्प्लॉयर की तमाम इंफॉर्मेशन होगी और उसके अंदर उन्होंने अलहदा एक कॉलम, एक पेज उसका एंटर कर दिया है। अब ये आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा रिटर्न का ड्राफ्ट का जो आपका, वो हमने एक थोड़ा सा एलेबोरेट किया है इसको। ये इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देनी होगी और अगर ये मिसमैच करेगी तो आपकी रिटर्न जो है, क्योंकि इस दफा जो चीजें हैं वो ऑटोमेशन पे चली गई हैं, आपका जितना टैक्स डिडक्ट होगा वो आपको वहां पर शो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल पे शो हो जाएगा। जो नहीं हुआ होगा वो नहीं होगा और आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो अब टैक्स की जो डिडक्शन आपसे करके गवर्नमेंट अगर ट्रेजरी में नहीं जमा कराता तो वो वहां पर नहीं शो होगा।
इसलिए आपको करना ये है, इस दफा जब आप सैलरी सर्टिफिकेट लेंगे 30 जून के बाद, तो आपको एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट, आपको एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लेना होगा और उसके मुतल्लिका आपको इंफॉर्मेशन भी लेनी होगी कि कौन सी जगह पे, किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस डेजिग्नेशन पे क्या काम कर रहे हैं आप, और वो ऑफिस आपका किधर है। लिहाजा ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको वहां पर पुट करनी होगी, तो ही आपकी रिटर्न जाएगी। अदरवाइज आपकी रिटर्न जो है वो उसके ऊपर नोटिस आ जाएगा। और इस दफा डिपार्टमेंट बहुत पर्टिनेंट है कि इस दफा रिटर्न्स जो हैं वो सही तरीके से फाइल हों। ये चीज़ एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की जो है ये बिल्कुल एक नई चीज़ ऐड की है इसके अंदर, 2026 की रिटर्न के अंदर पहले ऐसा नहीं होता था। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर ऐड की गई है वो ये की गई है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के मतलब पहले होता ये था कि आप अपना रेंट बताते थे, जितना भी होता था वो आप कम करके भी बता देते थे, कुछ लोग कम करके भी बता देते थे, कुछ लोग पूरा बताते थे। मगर अब ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इनकम टैक्स की रिटर्न का जो प्रॉपर्टी का जो सेक्शन है जिसके अंदर आपने प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन देनी है अपने, वो आपको नजर आ रहा होगा। उसके अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी की तमाम डिटेल्स लिखनी है, उसका एड्रेस लिखना है, उसके स्क्वायर यार्ड्स लिखने हैं, उसका जितने मरले की है, कितनी मेजरमेंट है उसकी वो लिखनी है, कमर्शियल है, नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, एग्रीकल्चरल है, कुछ भी है वो उसके अंदर आपको ऐड करना होगा। और उसके अंदर आपको उसका तमाम इंफॉर्मेशन जब देंगे, उसके अंदर आप डिडक्शंस भी उसके अंदर ऐड करेंगे, जितनी आपकी उसके अंदर डिडक्शंस हुई हैं वो ऐड करेंगे। कोई अगर आपने प्रॉपर्टी का टैक्स पे किया है पंजाब का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता था कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये हम कहाँ पे एडजस्ट करें, तो ये आपके सवाल का जवाब ये है कि आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है, सेस है, वो आप प्रॉपर्टी की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंदर उसकी डिडक्शन लेंगे। उसके अलावा जो भी उसके अंदर डिडक्शन आ रही है उसको आप एंटर करेंगे और उसके बाद आप प्रॉपर्टी की रिटर्न जो है वो सबमिट कर सकेंगे। तीसरी चीज, जो सोशल मीडिया पे जो पिछले दिनों बड़ा इशू आया हुआ था कि सोशल मीडिया वाले जो हैं वो अब एफबीआर के शिकंजे में होंगे, तो वो बिल्कुल बात ठीक थी और हमने भी इसके ऊपर एक जो है वो वीलॉग अपना बनाया था, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब उसके अंदर इसका एक कॉलम ऐड कर दिया गया है कि इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया अकाउंट। अब इसके अंदर आपको बताना होगा कि आपके जो है वो कितनी पोस्ट हैं एक साल के दौरान, और उसके अंदर एवरेज व्यूज कितने हैं पर कंटेंट के, और उसका आपका रेवेन्यू कितना है। अगर रेवेन्यू नहीं है तो उसका आप बता सकते हैं कि जी आपका मोनेटाइज नहीं हुआ, उसका टोटल रेवेन्यू कितना है और उसका आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। तो ये तमाम चीजें आप वहां पर देंगे और उसका भी आपको टैक्स देना होगा। नाज़रीन, एक चीज मैं बार बार आपको कहूंगा कि अब चीजें छुपाने का, अब चीजें कंसील करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जहां पर आपका टैक्स डिडक्ट होगा, खा वो आपकी गाड़ी पे हो, खा वो आपकी प्रॉपर्टी पे हो, खा वो आपके बैंक में हो, या खा वो आपने कोई भी सर्विसेज ली है, प्रॉपर्टी सेल परचेज करने पे ली है, जहां पे आपका CNIC इस्तेमाल हुआ है और अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो आपके पोर्टल में शो हो जाएगा। आपके मोबाइल पे जितना टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आपके पोर्टल पे शो हो जाएगा आपके उस रेलेवेंट सेक्शन के अंदर। उसके बाद हम जो है वो प्रॉपर्टी को आपको बता दिया और इसके अलावा सैलरी का आपको बता दिया। दूसरी चीज जो बहुत अहम है वो फॉरेन एसेट्स हैं। वो अब आपको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करने होंगे कि आपके फॉरेन एसेट्स कितने हैं, किस किस मुल्क में हैं, वो कितने स्क्वायर यार्ड्स के हैं, और वो आपके जो है वो कहाँ से आए, और वो आपको उनकी तमाम डिटेल्स जो है वो भी देनी होंगी। इसी के साथ, इसी के ज़िमन में एक और चीज़ आपको बताएं कि जो फॉरेन रिमिटेंस आती थी लोगों की, अब उसको पहले तो ये होता था कि फॉरेन रिमिटेंस आई, सिंपली आपने लिखी फॉरेन रिमिटेंस मुझे इतनी आई और वो आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा बना दिया और वो आपकी वाइट मनी हो गई। मगर अब ऐसा नहीं चलेगा। अब होगा ये कि आपको फॉरेन रिमिटेंस से मुतल्लिका तमाम डिटेल्स देनी होगी कि वो फॉरेन रेमिटेंस किसने भेजी, उसका जो है CNIC या उसका डाटा जो है वो क्या है, उसका आपके साथ रिलेशनशिप क्या है, और उसने वो किस मकसद के लिए भेजी, और ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर एंटर करनी होंगी। तब आपका वो जाके कॉलम मुकम्मल होगा और वो रिटर्न आपकी कंप्लीट होगी। और अगर कोई बंदा वहाँ पर फॉरेन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फॉरेन इनकम कमाते हैं, यानी कि बाहर काम कर रहे हैं और वो वहाँ पर टैक्स दे रहे हैं और उनकी जो है बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स पे हैं, उनकी जो है वो उन्होंने बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान के दिए हुए हैं, और उनके जो पाकिस्तान में पैसे आते हैं, उनकी जो फॉरेन पे है,
फॉरेन इनकम है वो पाकिस्तान में आती है। सो उन्हें भी अपने एम्प्लॉयर का स्टेटस बताना होगा और अपने एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन देनी होगी और अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होगा। उन्हें अपना जो स्टे है किस मुल्क में है वो बताना होगा और उन्हें ये बताना होगा कि वो अगर आया वहां पर वो टैक्स डिडक्शन हुई है या नहीं हुई है। अब इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो बतानी होगी। आईटी से मुतल्लिका तमाम इंफॉर्मेशन आपको जो है, जो लोग आईटी से, हमारी बहुत सारी नौजवान नस्ल ऐसी है जो आईटी से मुतल्लिका जो है वो काम कर रहे हैं और उससे रोजगार कमा रहे हैं, उनको अपने आईटी से मुतल्लिका तमाम इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पर देनी होगी। और इसके अलावा जो बैंक की जो इनकम आती है, जो लोग डिविडेंड्स कमाते हैं, उनको जो है अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पर पूरी देनी होगी। इसके अलावा जो बैंक से प्रॉफिट्स आते हैं उन्हें वहाँ पर अपनी जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन तमाम वहाँ पर देनी होगी कि कितना प्रॉफिट आया, किस बैंक से आया। उस बैंक का आपको आई बैन नंबर वहां पर एंटर करना होगा, उस बैंक का नाम एंटर करना होगा, ब्रांच एंटर करनी होगी और ये तमाम चीजें आप एंटर करेंगे तो ही जो है वो आपका जो एक्सेप्टेबल होगी रिटर्न। इसके अलावा एक और चीज बहुत अहम है कि अब जो गाड़ियां पहले ये होता था कि हम सिर्फ गाड़ी का जो है वो ब्रांड लिख देते, नंबर लिखते थे, ब्रांड लिख देते थे और बस बात खत्म। अब आपको अपना गाड़ी की तमाम इंफॉर्मेशन देनी होगी, किस मॉडल की है, किस ईयर उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, अगर इंपोर्टेड है तो उसकी किस ईयर में मैन्युफैक्चरिंग है, इंपोर्ट आपकी रजिस्ट्रेशन ईयर कौन सा है, उसका चेसिस नंबर क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और उसका इंजन नंबर क्या है और वो कितनी कैपेसिटी की है, कितने की ली है। और अगर आपने उसके ऊपर टोकन टैक्स पे किया है तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर आपको अपने पोर्टल में शो हो जाएगा। लिहाजा अब जो है वो चीज़ें छुपाने का जो वो कोई फ़ायदा नहीं है, ना वो चीज़ें छुपेंगी। ये तमाम चीज़ें आपके पोर्टल पे वाज़ेह हो जाया करेंगी, मालूमात के सेक्शन में भी आ जाएंगी और आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर भी वो ऑटो फिल्ड होंगी। और इसके अलावा अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका, उसको डिटेल में बताना होगा आपको कि अदर सोर्स ऑफ इनकम फर्ज क्या बिजनेस है, बिजनेस के साथ बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, सैलरी है, सैलरी के साथ लोग काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में जो है, उनको अपनी अदर सोर्स बतानी होगी। और कैपिटल एसेट्स का भी बताना होगा कि कैपिटल एसेट्स आपके कितने हैं और अगर वो सेल किए हैं तो वो किसको सेल किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। उसके अंदर आपको कितना प्रॉफिट आया वो देना होगा। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट किया है तो वो गिफ्ट क्यों किया है, उसके साथ आपका क्या ब्लड रिलेशन है वो बताना होगा। और उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो गिफ्ट करने वाला है, गिफ्ट लेने वाला है, उन दोनों की तमाम जो है इंफॉर्मेशन आपको वहां पर ऐड करनी होगी ताकि आपके जो है वो रिटर्न प्रॉपर तरीके से फाइल हो सके। बैंक मुनाफा की भी मैं आपको इंफॉर्मेशन इसके मुतल्लिका दे चुका हूँ। सबसे अहम जो ज़राई, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ज़राअत के पेशा से मुंसलिक हैं, उनकी ज़राअत की रिटर्न जाती है, एग्रीकल्चरल इनकम की रिटर्न जाती है। इसके ऊपर हमने एक पूरा वीलॉग बनाया हुआ है जो कि हमारे वीलॉग यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है कि अब एग्रीकल्चर जो है वो इनकम जो है उसके ऊपर एफबीआर टैक्स नहीं लगा सकेगा क्योंकि वो प्योरली जो है वो प्रोविंस की डोमेन है और 18th अमेंडमेंट के बाद वो प्रोविंस के पास उसके इख्तियारात आ गए हुए हैं। इसलिए एफबीआर जो है अपनी मनमानी करता था और आपकी एग्रीकल्चरल इनकम पर उसको असेस कर लेता था और उसके ऊपर टैक्स ले लेता था। अब वो काम नहीं चलेगा। जो पंजाब के या जो भी जिस सूबे में से भी जो बंदा बिलोंग करता है उसके जो एग्रीकल्चरल इनकम के जो रेट्स होंगे वो उसके ऊपर अप्लाई होंगे। बहरहाल हम बात कर रहे थे एफबीआर की इनकम टैक्स की रिटर्न के हवाले से। अब आपको बताना होगा कि एफबीआर की जो आपकी ज़राई इनकम है उसकी मालूमात क्या है, आपकी ज़मीन कितनी थी, उसके अंदर आपकी जो है आपने क्या उसके अंदर काश्त किया और उसकी टोटल इनकम कितनी थी, उसके अंदर एक्सपेंसेस कितने थे, उसकी तमाम तर आमदन की जो तफसील है और जो खेत नंबर है, खेवट नंबर है, उसका जो खतूनी नंबर है और ये तमाम चीज़ें आपको मुआवजा और ये प्रॉपर्टी की मुकम्मल इंफॉर्मेशन देनी होगी। उसके जो इनकम आई है आपको एज अ होल इनकम आई है, उसके अंदर जो एक्सपेंसेस आए हैं और जो आपको नेट इनकम आई है वो आपको बतानी होगी। और जो विदहोल्डिंग का सेक्शन है ये बहुत अहम है कि जिससे जिन लोगों की सैलरी के ऊपर विदहोल्डिंग होती है, जिन लोगों की बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है वो पेमेंट करते हैं और वो विदहोल्डिंग होती है, तो इस दफ़ा
जो है सेक्शन 165 का जो गोशवारा है जो क्वार्टरली जाता है वो फाइल करना बहुत ज़रूरी है, और उसको फाइल किए बिना जो है वो गुजारा नहीं होगा, और उसकी तमाम इंफॉर्मेशन आपके पोर्टल में आ जाएगी। लिहाजा जो लोग आपका टैक्स डिडक्ट नहीं कर रहे, जिन लोगों को आप सर्विसेज दे रहे हैं, जिन लोगों को आप सप्लाईज दे रहे हैं, या जो लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं या जो लोग आपको सप्लाईज दे रहे हैं, लिहाजा आप उनका विद होल्डिंग जो है वो डिडक्ट करेंगे, और या आपका जो विद होल्डिंग एजेंट आपका टैक्स डिडक्ट कर रहा है विद होल्डिंग आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट या आपकी सप्लाईज के अगेंस्ट या आपकी सैलरी के अगेंस्ट, आप उससे अपना विद होल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है और उसके जो सीपीआर है, टैक्स जमा होने की जो रसीदें होती हैं, वो आप उससे लाजमी कलेक्ट करेंगे और उसको अपनी रिटर्न का हिस्सा बनाया जाएगा। एक और जो बड़ी खुशखबरी की बात है, अभी खैर इसको हम खुशखबरी ही तस्वर करेंगे कि ये जो नई चीज़ उन्होंने ऐड की है, रिफंड। बहुत सारे लोग आते हैं और ये जेन्युइन भी होता है कि लोगों के टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो जाते हैं, उनकी आमदन कम होती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है हर चीज़ पर हम टैक्स दे रहे हैं, और कुछ टैक्स एडजस्टेबल हैं, कुछ जो है वो फिक्स्ड है। जो एडजस्टेबल टैक्स हैं वो आपके जो, जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि जो सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास जब सैलरी लेते हैं तो उसके अगेंस्ट अपना वो उसके सैलरी के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो डिडक्ट कर देते हैं। उस दौरान अगर वो कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं अपनी, तो उसके ऊपर उनका टैक्स डिडक्ट होता है 236 के या 236 सी के अगेंस्ट, तो वो उनका एक्सेस टैक्स डिडक्ट हो जाता है। अगर उन्होंने बिजली के बिल के ऊपर, घरेलू बिजली के बिलों के ऊपर भी इनकम टैक्स की डिडक्शन हो रही है, तो वो भी वो उसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर उनका कोई टेलीफोन लगा हुआ है उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो रहा है, वो उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको अपनी रिटर्न के अंदर एंटर करेंगे। मोबाइल के ऊपर अगर आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो आप उसके अंदर एंटर करेंगे, या कहीं पे भी अगर आपका कोई एडजस्टेबल टैक्स है तो वो डिडक्ट हुआ है, तो वो आपकी सैलरी का जो टैक्स है उससे ज्यादा हो गया है, तो उसके वो रिफंड में चला जाता है। वो रिफंड में इस तरह जाता है कि जो आपका टैक्स बनता है वो आपका टैक्स जमा हो गया, बाकी जो एक्सेस टैक्स होगा वो रिफंड में चला जाता है। अब उसके अंदर जो एक बड़ी इनकलाबी किस्म की जो तब्दीली आई है वो ये आई है कि अब आप अपना जो आपका बैंक अकाउंट है उसका IBAN नंबर, अपनी प्रोफाइल्स, सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि अपनी प्रोफाइल्स अपडेट करें और उसके अंदर अपना बैंक अकाउंट्स जो है उनके IBAN का नंबर जो है वो लाजम एंटर करें, उस बैंक की तमाम डिटेल्स एंटर करें, उसकी ब्रांच कहाँ पे है, वो बैंक का नाम कौन सा है, और आपका अगर सेविंग या करंट अकाउंट है या व्हाट्सएवर जो भी अकाउंट है वो वहाँ पर अपडेट करें। उसका IBAN लाजम जो है वो उसके अंदर एडिट करें। इस दफ़ा जो उन्होंने किया है, पता नहीं अब मुझे कि इसको FBR फुलफिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और इस अपने वादे को की तकमील होगी या नहीं होगी। बहरहाल अभी तक तो ये है कि जो रिटर्न में उन्होंने जो ड्राफ्ट दिया है उसके अंदर उन्होंने ये किया है कि जी अपनी प्रोफाइल अपडेट करें, और जितना आपका एक्सेस टैक्स जमा हुआ होगा वो तमाम ऑटोमेटिक तरीके से आपके अकाउंट में चला जाएगा, और अब आपको उसके लिए कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, और अलहदा से एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए आपको जो है वो स्पीड मनी देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए आपको बार बार इनकम टैक्स दफ्तर के चक्कर, रिफंड जोन्स के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका एक्सेस टैक्स होगा अगर आपने उसके एविडेंस साथ लगाए हैं, ये बहुत ज़रूरी और अहम बात है कि आपका जहाँ जहाँ पर टैक्स डिडक्ट हुआ है उसके आपने एविडेंस साथ लगाने हैं। अगर आपका मोबाइल्स पे टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उसके मोबाइल का अपने जो सालाना स्टेटमेंट है वो साथ लगानी है, और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी खरीद या बेचने पे आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आपको वो खरीदनी या बेचने का 236 के या 236 सी का CPR साथ लगाना पड़ेगा। बहरहाल जो जहां जहां पर आपका जो एडजस्टेबल टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका अगर आप एविडेंस साथ अटैच कर देंगे तो आपका जो रिफंड होगा बकौल FBR के कि वो ऑटोमेटिक तरीके से आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। बहरहाल ये अभी कुछ चीजें अमेंडमेंट्स आई थी, ये हम आपको गोशगुजार कर दी हैं कि, और इसमें गुजारिश ये है कि ये इस दफ़ा जो रिटर्न है ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। इसको आपने तमाम पहले कैलकुलेशन करनी है, अपनी वेल्थ की, अपनी इनकम की रिकॉन्सिलिएशन बनानी है, रिकॉन्सिलिएशन बनाकर आपने रिटर्न फाइल करनी है, अपनी तमाम हिस्सियात को जो है वो हाजिर रख के रिटर्न फाइल करें, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती की तो आपको नोटिस आएगा, और इस दफ़ा डेफिनेटली नोटिस आएगा। वो क्यों आएगा वो हम इंशाल्लाह ताला एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि वो AI सिस्टम कौन सा इस्तेमाल हो रहा है
और उसके अंदर आप कहाँ कहाँ से कहाँ पे क्या क्या आपने किया है, तो वो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है। वो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द आपको देखने को मिलेगी कि एफबीआर को कैसे पता चलता है कि आपका टैक्स कहाँ पे डिडक्ट हुआ है। अभी ये जो रिटर्न आई है ये इंतहाई टेक्निकल और बड़ी मगजमारी वाली रिटर्न है। इसको आप बहुत ध्यान से फिल करें, और इसके लिए अगर आप किसी स्पेशलिस्ट की जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, ये जो जिन लोगों को काम आता है, आप उनसे अपनी रिटर्न फाइल कराएं ताकि आपको नोटिस ना आ सके। बहरहाल इससे एक और चीज भी इस दफा जो है वो जाहिर हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख जो होती है वो 30 सितंबर हर साल की होती है। इस दफा उन्होंने 7 मई को जो ड्राफ्ट जारी कर दिया है और इसके अंदर जो है टाइम दे दिया है कि इसके बाद रिटर्न फाइनल हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि 1 जुलाई से आपकी टैक्स रिटर्न्स फाइल होना शुरू हो जाएंगी, और इस दफ़ा मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सटेंशन इसके अंदर आएंगी, क्योंकि बहुत एम्पल टाइम होगा। 90 डेज का जो कानून कहता है बहुत हैंडसम, बहुत एक एम्पल टाइम और मुनासिब टाइम होगा। और इसलिए अपनी रिटर्न अपना जो जितना भी डाटा है वो 30 जून के बाद कलेक्ट करना शुरू कर दें, ताकि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना शुरू कर दें। और मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा कोई जो है वो आपको जो एक्सटेंशन इसके अंदर दी जाएगी, क्योंकि हमारे लोगों का यहाँ पर मिजाज ऐसा है कि अच्छा यार कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम पड़ा है, जब टाइम सर पे कोई बात नहीं एक्सटेंशन हो जाएगी, वो हो जानी है एक्सटेंशन, क्यों हर दफ़ा होती है जी। तो इस दफ़ा जो मई के पहले हफ्ते में ही जो ड्राफ्ट रिटर्न का उन्होंने दिखा दिया है, इसके अंदर मेरा तो यही एक मुझे इससे फीलिंग आ रही है कि इस दफ़ा टैक्स रिटर्न की जो डेट है उसके अंदर एक्सटेंशन नहीं होगी। नाज़रीन, इसके अंदर जो भी अब मज़ीद ये ड्राफ्ट है, जब ये फाइनलाइज होगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें निकाली जाती हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला अगर कोई ऐसा हुआ तो हम ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। बहरहाल अभी इसके अंदर ये मोटी मोटी तब्दीलियाँ थी, इसके अलावा भी बहुत सारी तब्दीलियाँ अगर उनको हम जाएंगे तो वो 148 सफ़े हैं। उसको बनाने के लिए तो जारी बात है 1 घंटे से ज़्यादा टाइम चाहिए। ये अभी जो रिटर्न का ड्राफ्ट है इसमें मोटी मोटी चीज़ें जो हम अपने गोशगुजार कर दिए। आज के लिए इतने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।